एक ऐसे नौजवान राजकुमार की जो अपने उसूलों के लिए, अपनी सोच के लिए एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है। ये सिर्फ एक राजकुमार के बारे में नहीं है, ये उन सिद्धांतों के बारे में है जिनके लिए वो अपना सब कुछ, अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी में जो बड़ा टकराव होता है ना, उससे काफी पहले से ही राजकुमार सिद्धार्थ का मन दुनिया के ऐशो आराम से, इन सुखों से उचट चुका था। वो जिंदगी में किसी गहरे मतलब की तलाश में थे और वो जानते थे कि ये मतलब महलों की चारदीवारी में तो नहीं मिलने वाला। अब देखिए, उनके पिता के जो प्रधानमंत्री थे उदयन, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि सिद्धार्थ वापस दुनियादारी में लग जाए। उन्होंने पुराने ग्रंथों से, देवताओं की कहानियों से मिसालें दी, ये साबित करने के लिए कि भाई इच्छाएं रखना, सुख भोगना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये स्लाइड ना दो अलग अलग सोच के टकराव को दिखाती है। एक तरफ उदयन इंद्र जैसे देवताओं का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने इच्छाएं तो पूरी की, लेकिन उन्हीं इच्छाओं की वजह से उनका अंत भी तो विनाशकारी हुआ। उनके लिए ऐसी इच्छाओं का अंजाम हमेशा दुखी होता है। सिद्धार्थ का जवाब इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि उदयन की बोलती बंद हो गई। और राजकुमार के इस वैराग्य को देखकर उनके पिता राजा शुद्धोधन बहुत परेशान हो गए। ये साफ हो चुका था कि राजकुमार ने अपना रास्ता चुन लिया है। तो अब हम कहानी के फिलॉसफिकल हिस्से से पॉलिटिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 20 साल की उम्र में सिद्धार्थ को अपने कबीले की गवर्निंग बॉडी यानी संघ का सदस्य बनना था। ये उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया मोड़ था। तो ये शाक्य संघ था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये शाक्यों की पार्लियामेंट थी, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते थे। और अब राजकुमार सिद्धार्थ भी इसका हिस्सा बनने जा रहे थे। संघ में शामिल होने का तरीका बड़ा फॉर्मल था। एक प्रस्ताव रखा जाता, फिर उसे 3 बार दोहराया जाता था। जब तीनों बार किसी ने भी विरोध नहीं किया तो सिद्धार्थ को बिना किसी ऑपोजिशन के सदस्य चुन लिया गया। लेकिन सदस्य बनते ही सिद्धार्थ ने कुछ बहुत गंभीर जिम्मेदारियों की शपथ भी ली। इन कसमों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नियम, यही कस्में बाद में उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाली थीं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक नदी 2 राज्यों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। एक ऐसा झगड़ा जो सब कुछ बदलने वाला था। तो ये पूरा मसला था क्या? असल में सारा झगड़ा इस रोहिणी नदी को लेकर था। दोनों राज्य सिंचाई के लिए इसके पानी पर निर्भर थे। पहले तो किसानों के बीच छोटी-मोटी लड़ाइयां होती थीं, लेकिन अब बात बढ़ गई थी। एक बड़ी झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ के लोग घायल हो गए। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। तो ऐसे माहौल में जो शाक्यों के सेनापति थे, उन्होंने संघ के सामने सीधा सीधा युद्ध का प्रस्ताव रख दिया। उनका कहना था कि बहुत हो गया, कोलियों ने बार बार हमला किया है, अब बातचीत नहीं, सिर्फ युद्ध ही इसका हल है। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। जब पूरा का पूरा संघ जंग के लिए तैयार था, तब एक आवाज उठी जो इसके बिल्कुल खिलाफ थी, और वो आवाज थी राजकुमार सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे उस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। उनके शब्द बिल्कुल साफ थे, युद्ध से कोई मसला हल नहीं होता, ये तो सिर्फ बर्बादी लाता है। हिंसा से सिर्फ और हिंसा जन्म लेती है, और नफरत का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन देखिए, सिद्धार्थ सिर्फ ना नहीं कह रहे थे, वो एक रास्ता भी सुझा रहे थे। उन्होंने कहा कि युद्ध की जगह क्यों ना दोनों पक्ष मिलकर एक कमेटी बनाएं और बातचीत से इस मसले को सुलझाएं। शांति का एक रास्ता दिखाया उन्होंने। यहाँ पर न सिर्फ 2 लोगों की बहस नहीं थी, ये 2 अलग अलग दुनियाओं की, 2 अलग अलग नजरियों की टक्कर थी। सेनापति के लिए धर्म का मतलब था क्षत्रिय का कर्तव्य निभाना, यानी लड़ना। लेकिन सिद्धार्थ के लिए धर्म का मतलब कुछ और ही था। उनका मानना था कि असली धर्म नफरत को नफरत से खत्म करना नहीं, बल्कि उसे प्यार और करुणा से जीतना है। लेकिन सिद्धार्थ की बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। नतीजा, उनके शांति प्रस्ताव को बुरी तरह से भारी बहुमत से खारिज कर दिया गया। ये स्लाइड दिखाती है कि उस भरी सभा में वो कितने अकेले रह गए थे। और आखिरकार सेनापति का युद्ध का प्रस्ताव भी भारी बहुमत से पास हो गया। संघ ने जंग का ऐलान कर ही दिया।
ये वो फैसला था जो न सिर्फ दोनों राज्यों का भविष्य लिखने वाला था, बल्कि सिद्धार्थ की अपनी जिंदगी में एक तूफान लाने वाला था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ी हुई जहां सिद्धार्थ को अपने उसूलों और अपने परिवार के बीच एक नामुमकिन सा फैसला लेना था। तो अगली ही बैठक में जब सेना तैयार करने की बात चल रही थी, सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी फौज में शामिल नहीं हूंगा और मैं इस जंग में हिस्सा नहीं लूंगा। ये संघ के खिलाफ एक खुली बगावत थी। अब सेनापति ने धमकी दी, और ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। संघ के पास इतनी ताकत थी कि वो सिद्धार्थ के पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकता था। मतलब हुक्का पानी बंद और उनकी सारी जमीन, सारी जायदाद भी छीन सकता था। तो अब ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, ये एक पारिवारिक संकट बन गया था। तो अब सिद्धार्थ के सामने 3 ही रास्ते बचे थे। 1 कि वो अपने ज़मीर को मारकर जंग में चले जाएं। 2 कि वो मना कर दें और अपने पूरे परिवार को समाज से बाहर और कंगाल होते देखें। या फिर तीसरा कि वो खुद के लिए मौत या देश निकाला चुन लें। सोचिए, क्या मुश्किल फैसला रहा होगा। और तब सिद्धार्थ ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने संघ से कहा, असली गुनाहगार तो मैं हूं, मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया। सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, चाहे मुझे मौत दे दो या देश से निकाल दो, मुझे मंजूर है। उन्होंने अपने उसूलों और अपने परिवार दोनों को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। तो इस कहानी को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, क्या यही वही पल था जब एक राजकुमार खत्म हो रहा था और एक बुद्ध का जन्म शुरू हो रहा था? ये सोचने वाली बात है।